नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एच वन प्राइम, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। केंद्र में मोदी सरकार के 7 साल पूरे हो चुके हैं। इन 7 सालों में बीजेपी सरकार के काम की चहुं ओर चर्चा भी हो रही है। कई ऐसे फैसले केंद्र की बीजेपी सरकार ने इन 7 सालों में लिए जो ऐतिहासिक थे। इन 7 सालों को बीजेपी किस तरह से देखती है, ये 7 साल का सफर केंद्र की बीजेपी सरकार के लिए कितना आसान रहा, कितना कठिन रहा, और वो कौन सी चुनौतियां थी जिससे निपटना केंद्र सरकार की प्राथमिकता में था, क्या उनसे निपटा जा चुका है? मोदी सरकार के सफल 7 सालों पर हमारे साथ बात करने के लिए आज मौजूद रहेंगे हिमाचल प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष, शिमला से सांसद, नाम है सुरेश कश्यप जी। बहुत स्वागत है सुरेश कश्यप जी आपका। धन्यवाद पंकज जी। बहुत बधाई है आपको, 7 साल पूरे हो चुके हैं। सफलताएं एक के बाद एक आप लोगों ने अर्जित की, और केंद्र में जब से बीजेपी की सरकार बनी कई ऐसे फैसले जो ऐतिहासिक थे, जिनकी चर्चा आज भी कानों में गूंजती है। लेकिन कई सवाल भी होते हैं जो बार बार विपक्ष की तरफ से उठाए जाते हैं। आज पहला सवाल यह है कि भारत आगे बढ़े, एक संकल्प बीजेपी ने लिया था, और संकल्प को कहां तक पूरा कर पाए हैं, कितना काम हो चुका है और कितना बाकी है, आपके जरिए सर। सबसे पहले तो मैं देश और प्रदेशवासियों को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 7 वर्ष का ऐतिहासिक कार्यकाल पूर्ण हुआ, उसकी बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा जी। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पिछला 5 वर्ष का कार्यकाल मोदी वन का, और जिस प्रकार से हमारा देश माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ा, हम आर्थिक दृष्टि से बात करें या सामरिक दृष्टि से बात करें, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम दुनिया की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बने, हम दुनिया की 6ठी बड़ी अर्थव्यवस्था बने। इस देश में बहुत सारे निर्णय लिए, जैसे कि 1 नेशन 1 टैक्स, 1 नेशन 1 राशन कार्ड, बिल्कुल 1 रैंक 1 पेंशन। और यही नहीं है, हम दुनिया की एक महान ताकत बने, दुनिया के अंदर हमारी छवि एक महान राष्ट्र के रूप में बनी। और इस देश में पहली बार किसी ने किसानों के बारे में सोचा, उनकी आर्थिकी के बारे में सोचा। किसान सम्मान निधि योजना देकर देश के किसानों को 6,000 रुपया प्रतिवर्ष उनके खातों में डाला गया जी। 2.5 करोड़ से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना के जो है आवास लोगों को आवंटित किए गए। 50 करोड़ लोगों का, 10 करोड़ परिवारों को जो है 5 लाख रुपए तक आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज की योजना दी गई। माताओं बहनों के लिए 10 करोड़ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण किया गया। अर्थात यही नहीं है, इसके अलावा उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ परिवारों को जो है मुफ्त गैस के कनेक्शन देने का निर्णय लिया गया, और 1 करोड़ परिवार उसमें अतिरिक्त जोड़ने का निर्णय अभी इस बार के बजट में लिया गया जी। इस देश में लोगों को हर प्रकार से उनकी उनकी स्थिति में सुधार हो, इस देश के किसानों की आर्थिकी में सुधार हो, और हर प्रकार से हमारा देश आगे बढ़े। हम दुनिया की ऐसी तीसरी ताकत बने जिनके अंदर की सर्जिकल स्ट्राइक करने का जो है उनके अंदर आगे शक्ति हमारे देश के अंदर है जी। और साथ एक दुनिया के सुपर पावर हम बने। और अगर हम इन 2 वर्षों का बात करें, जो मोदी 2 का जो 2 वर्ष का कार्यकाल, जो ऐतिहासिक निर्णय लिए गए, धारा 370-35 को समाप्त किया, कारगिल से लेकर कन्याकुमारी तक भारत के सपने को साकार किया गया जी। इस देश में जो 2 विधान 2 संविधान 2 प्रधान का जो लंबे समय से चला हुआ था, उसको समाप्त करके इस देश में 1 संविधान 1 विधान 1 प्रधान, इस सपने को साकार किया गया। इसके साथ साथ जिस प्रकार से ट्रिपल तलाक को समाप्त किया गया। बिल्कुल, देखिए एक लंबी चौड़ी लिस्ट है सुरेश जी, एक लंबी चौड़ी लिस्ट है जो आप बता रहे, मैं भी लेके बैठा हूं सर। उसमें नोटबंदी भी है, भ्रष्टाचार और काले धन पर चोट करने के लिए नोटबंदी लागू हुई, और टैक्स में बेहतर सुधार हो इसके लिए जीएसटी लागू की गई। आप सेना में रहे हैं, एयरफोर्स में रहे हैं, उसके बाद आपने चुनावी मैदान में कदम रखा। राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर मेरा अगला सवाल है सर। राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर जिस तरीके से काम हुआ वो विपक्ष को रास नहीं आ रहा है, और मैं ये जानना चाहता हूं क्या सीमा पर LAC पर चीन से निपटना भी बाकी है, क्योंकि बार बार चीन की तरफ से आंखें दिखाई जाती हैं, एक चुनौती के तौर पर देखा जाएगा आने वाले वक्त में। देखिए, जिस प्रकार से हमारी सेनाएं सशक्त हुई, विपक्ष ने तो वो तो सर्जिकल स्ट्राइक के भी सबूत मांग रहे थे, लेकिन जिस प्रकार से हमारी सेनाएं सशक्त हुई,
मैंने कहा कि हम सामरिक दृष्टि से जो है सशक्त बने, चाहे डोकलाम का विवाद हुआ या अभी जो जिस प्रकार से अभी गलवान घाटी में हुआ, हमारे कुशल नेतृत्व के कारण, एक सशक्त नेतृत्व के कारण जो हम चीन को हमने मजबूर किया तो अपनी सेना को वापस लेकर जाए, उसको जो गलवान घाटी में जिस प्रकार से उसने जो अतिक्रमण करने की कोशिश की थी उसको वापस जाना पड़ा। और चीन इतिहास में पहली बार हुआ, नहीं तो ऐसा माना जाता था कि चीन जब आगे बढ़ता तो पीछे नहीं हटता, लेकिन चीन को मजबूर होना पड़ा, उसको अपनी सेनाओं को वापस बुलाना पड़ा। और ये तभी संभव हो सका जब नरेंद्र मोदी जी जैसा व्यक्ति आज हमारे पास है, एक सशक्त नेतृत्व है जिसके अंदर निर्णय लेने की क्षमता है, और उन्होंने ये करके दिखाया। चाहे पाकिस्तान की बात हो, चीन की बात हो, उसको उसी की भाषा में जवाब दिया। और आज हमें इस बात की खुशी है मोदी जी के नेतृत्व में, जहाँ हमारे सेना सशक्त थी, हमारे देश के लोगों के अंदर भी आज एक भावना जागृत हुई कि मोदी जी के नेतृत्व में हम चैन से सो सकते हैं, आज हम चैन की सांस ले सकते हैं। उनके अंदर एक आज एक ऐसा जज्बा आया है जिनकी मोदी जी के नेतृत्व में हमें किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और ये सब तभी संभव हो सका, ठीक सर, एक कुशल नेतृत्व, एक सशक्त नेतृत्व और एक निर्णय लेने वाला। एक सवाल और है, ये आम जनमानस के मन में एक सवाल है, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो नेता जमीनी होता है वो जनता की पीड़ा को बहुत अच्छी तरह जान सकता है। और जहां तक मुझे आपके बारे में पता है, आप बीडीसी का इलेक्शन लड़े थे सबसे पहले, और उसके बाद आगे आपकी ये सियासी पारी चलती रही, और बहुत जल्दी आज आप दोहरी भूमिका में हैं, बहुत जल्दी में इसे कह सकते हैं। और जब कोई इंसान काबिल होता है तब उसी के कंधों पर ऐसी जिम्मेदारियां दी जाती हैं। मौजूदा वक्त में दो चीजों पर बहुत ज्यादा सवाल हो रहा है सर सुरेश कश्यप जी। एक सवाल है महंगाई को लेकर, खासकर तेल की कीमतें, चाहे वो पेट्रोल डीजल हो या फिर वो रिफाइंड या सरसों का तेल हो। मैं जानना चाहता हूं कि महंगाई को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं इसका जवाब किस तरीके से आप देंगे। और एक और सवाल है, वो सवाल है बेरोजगारी को लेकर। बेरोजगारी की दर जिस हिसाब से देखी गई उस पर विपक्ष तो हमलावर था ही था, आम लोगों के मन में भी ये सवाल हुआ कि कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसा मैकेनिज्म है, कोई ऐसा विकल्प है सरकार के पास जिससे कि बेरोजगारी दर जो बिगड़ गई वो ठीक हो पाए। देखिए पंकज जी, मैं बताना चाहूंगा, सरकार कोई भी, चाहे हम महंगाई की बात करें या बेरोजगारी की बात, ये कोई अभी का विषय नहीं है कि एकदम से ही महंगाई बढ़ गई या एकदम से ही बेरोजगारी बढ़ गई जी। तो भी सरकारें आई, इससे पहले भी सरकारें आई, उनके समय में भी चाहे महंगाई की बात करें या बेरोजगारी की बात, लेकिन हमें इस बात की खुशी है हमारी वर्तमान सरकार लगातार प्रयासरत है, चाहे केंद्र की सरकार या प्रदेश की सरकार है, उसमें चाहे हम मूल्य वृद्धि की बात करें या बेरोजगारी को कम करने के लिए लगातार प्रयासरत है। प्रदेश की सरकार भी समय समय पर कदम उठा रही है ताकि जो है लोगों को रोजगार भी दिया जा सके और महंगाई से भी हम छुटकारा पा सकें। हम जानते हैं तेल और डीजल की कीमत, पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें की बात आपने कही, वो एक, क्योंकि हम तो विदेशों से तेल और डीजल और पेट्रोल आयात करते हैं, वैश्विक स्तर पर उतार चढ़ाव आते रहते हैं और उसी से जो है हमारे देश में भी उतार चढ़ाव आता रहता है। जब विश्व स्तर के ऊपर कीमतें कम होती हैं तो यहाँ पर भी दाम घट जाते हैं, जब कीमतें बढ़ जाती हैं तो उस समय यहाँ भी दाम बढ़ जाते हैं, और इसका असर जो है महंगाई पर भी पड़ता है, जो वस्तुएं हम आयात करते हैं उनके ऊपर भी पड़ता है। तो निश्चित रूप से हमारी सरकार, चाहे केंद्र की सरकार या प्रदेश की सरकार है, लगातार प्रयासरत है हम बेरोजगारी कम करने की और कीमतों को कम करने के लिए लगातार कदम सरकार उठा रही है। एक सवाल मौजूदा वक्त में जो हालात है उन हालातों को लेकर सर, कोरोना से निपटा गया, कोरोना से निपटने के लिए पूरा देश एक साथ खड़ा दिखाई दिया और अब वैक्सीनेशन की चुनौती है और टारगेट 31 दिसंबर है इस साल का, क्या कहेंगे? जी, लेकिन मैं एक बात बताना चाहूंगा कि हमें इस बात की खुशी है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से हमने अपने देश की 2 वैक्सीन बनाई। नहीं तो आप जानते हैं कि हमारे देश में जो वैक्सीन आने में कितना समय लगता था, दुनिया वैक्सीन बनाती थी, हमारे आते आते 3 दशक लग जाते थे, लेकिन माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 1 वर्ष के अंदर अंदर हमने अपनी 2 वैक्सीन बनाई। और आज हमें इस बात की खुशी है कि हमारा देश दुनिया का दूसरा देश अमेरिका के बाद, जिसमें कि सबसे ज्यादा 20 करोड़ से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो गया। और अगर हम युवाओं की बात करें तो जो 18 से 44 वर्ष है उसमें भी 1.5 करोड़ के लगभग जो है युवाओं का और इस आयु वर्ग के लोगों का वैक्सीनेशन कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो
हमारा जो 135 करोड़ लोगों का देश है, वहां पर जो है जिस प्रकार से वैक्सीनेशन को लेकर लगातार प्रयास करते हैं, अभी हमारी अपने चाहे कोविशील्ड की बात करें, कोवैक्सीन की बात करें, जहां उसके अधिक से अधिक डोजेज बनाने के लिए, उसके निर्माण के लिए केंद्र की सरकार कदम उठा रही है। इसके अलावा जो बहुत सारी अन्य वैक्सीन है, स्पुतनिक की बात करें या दूसरी जो वैक्सीन है, उनका आयात भी जो है केंद्र की सरकार कर रही है। और ये प्रयास है कि इस महामारी के समय में एकमात्र इलाज जो कोरोना का है, वैक्सीनेशन, उसके लिए सरकार गंभीर है और पूरी गंभीरता के साथ इस देश के लोगों को ज्यादा से और कम समय में जो टारगेट तय किया गया है कि दिसंबर तक जो है इस देश के 260 करोड़ डोजेज इस देश के लोगों को लग जाए, उसके लिए हमारी सरकार प्रयास करते हैं। और अगर हम प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में भी जिस प्रकार से वैक्सीनेशन हुआ है, आज हम पूरे देश भर में वैक्सीनेशन के मामले में नंबर 1 पर हैं। और जो वैक्सीन की बात है, सबसे कम अगर वैक्सीन किसी प्रदेश में हुई तो हिमाचल प्रदेश में हुई है। और आज तक 22 लाख से ज्यादा डोजेज प्रदेश की जनता को दे दिए गए हैं। हमें इस बात का गर्व है। हमारी सरकार 18 से 44 वर्ष के लोगों के लिए भी वैक्सीन लगाने का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है। हमें विश्वास है कि जो टारगेट तय किया गया है, उस तय सीमा में हम पूरे देश भर के लोगों को वैक्सीन लगाने में कामयाब होंगे। सुरेश कश्यप जी, उम्मीद करते हैं कि वक्त पर सबको वैक्सीन मिल जाए। सुरेश जी, जिस तरीके से केंद्र की बात हो गई, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अब हिमाचल प्रदेश केंद्र की तरफ किस हिसाब से देख रहा है, आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ खास होगा और किस तरीके से आपकी अपेक्षाएं हैं, मांग है केंद्र सरकार से? क्योंकि ये देखा गया अनुराग ठाकुर भी काफी एक्टिव नजर आते हैं और मौजूदा वक्त में बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। देखिए, मैं बात करना चाहूंगा हिमाचल प्रदेश की। इस समय कोविड का साल हमारा चला हुआ है और हम जानते हैं कि जिस प्रकार से, चाहे हम कोविड के समय की बात करें या इससे पहले की बात, माननीय जयराम ठाकुर जी जो कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और बहुत मेहनती, लगातार प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से हिमाचल प्रदेश को विकास के मामले में आगे ले जाए जी। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश में विकास हुआ है, मैं कहना चाहूंगा कि एक ऐतिहासिक है। स्वयं मुख्यमंत्री जी लगातार जब से मुख्यमंत्री बने उसके बाद 68 के 68 विधानसभा क्षेत्रों में जाना, वहां की समस्याओं को पूछना, उसके बारे में समझना और जो भी लोगों की डिमांडें हैं, उन डिमांडों को वहां जाकर न केवल घोषणा करना, बल्कि उनको पूरा भी करना। और इस समय जब कोविड का समय चला हुआ है, उस समय भी अगर हम देखें, जब हिमाचल प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू नहीं लगा था, पहली बात तो मैं अगर पहला जो फेज 1 आया था उस समय की बात करूं तो उस समय प्रदेश सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया और ये प्रयास किया गया कि चाहे वो बाहर, जो हमारे हिमाचल के लोग बाहर फंसे हुए थे, अन्य राज्यों में थे, उनके घर वापसी की बात है, या यहाँ पर जो हमारे चाहे वो आशा वर्कर्स हैं, उनके या मजदूर हैं, उनके खातों में पैसा डालने की बात है, या फिर बुजुर्गों को बड़ी पेंशन देना, और यही नहीं है, लोगों को मुफ्त में राशन देना, प्रवासी मजदूरों को भोजन की व्यवस्था करना सरकार के निश्चित। और अब जब अभी सेकंड वेव आई है, ऐसे समय में भी प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं पहले उन्होंने जब यहाँ कोरोना कर्फ्यू नहीं लगा था तो अधिकतर जिलों का दौरा किया, जाकर वहाँ हमारे जो अधिकारी हैं, हमारे मेडिकल के अधिकारी हैं, उनके साथ बातचीत की और उनके सुझाव आए, उस प्रकार के निर्णय किए। और अब जब लॉकडाउन हमारे यहाँ जब कोविड कर्फ्यू लगा है, ऐसे समय में भी वर्चुअल माध्यम से, चाहे वो प्रदेश के, हमारे प्रदेश के जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हमारे आशा वर्कर्स हैं, आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, हमारे जो सामाजिक धार्मिक संगठन के लोग हैं, उनके साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं। और यही नहीं है, चाहे वो ऑक्सीजन की बात हो, प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन हो, उसकी व्यवस्था करने की बात हो जी, या फिर यहाँ पर प्रदेश में बेड की संख्या बढ़ाने की बात हो। जब हमारे यहाँ कोविड आया था उस समय हमारे पास बेड की संख्या 1500 के लगभग थी, आज 5000 प्लस बेड हमारे पास है। इसी प्रकार से चाहे वो वेंटिलेटर्स की बात है या दवाइयों की बात है, मास्क की बात है, आज के समय में जो भी आवश्यकता है, वैक्सीन की बात है, इसके लिए प्रदेश की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री के लगातार प्रयास है। बाकी जिस प्रकार से आपने माननीय अनुराग ठाकुर जी, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगा। केंद्र सरकार में आज हिमाचल प्रदेश से हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं, वित्त राज्य मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। इस समय में उन्होंने लगातार जिस प्रकार से आज अपने प्रयासों के बलबूते बहुत सारी उपकरण हिमाचल प्रदेश को दिए हैं, स्वास्थ्य उपकरण उन्होंने दिए, और विशेष रूप से जो हम जिक्र करें, जो ऑक्सीजन रेगुलेटर्स हमारे यहाँ नहीं मिल रहे थे, उसकी व्यवस्था उन्होंने की। और पूरे प्रदेश को, ये नहीं कि केवल अपने संसदीय क्षेत्र के लिए उन्होंने दिया। आज अपने प्रयासों से 3 जो ऑक्सीजन प्लांट हमीरपुर, बिलासपुर और ऊना में लगा रहे हैं,
जिसका कि अगले कल जो शुभारंभ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी वो कर रहे हैं। और अनेक अनेक उपकरण उन्होंने, तो 3 ply मास्क है, 95 मास्क है, LRM मास्क है, ग्लव्स हैं या दूसरी चीजें हमको दी हैं। इसके अलावा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने उनका आभार प्रकट करना चाहूँ। उन्होंने 2 करोड़ रुपया जो है मुख्यमंत्री कोविड सॉलिडरिटी फंड के लिए दिया। और मैं आपको बताना चाहूंगा, आज अभी इससे पहले आपके साथ जुड़ने से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज बिलासपुर सदर का मंडल हमारा है, वहाँ के जो पन्ना प्रमुख हैं, हमारे जो त्रिदेव हैं, उनके साथ उन्होंने वर्चुअल माध्यम से बैठक की। और आज हमें खुशी है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं त्रिदेव के साथ संवाद कर रहे हैं, जबकि इतना उनका व्यस्तम समय है, फिर भी हिमाचल प्रदेश के लिए गर्व की बात है, गौरव की बात है कि हमारे त्रिदेवों के साथ उन्होंने संवाद किया। हमारे मंडल की जो जानकारी उन्होंने ली, जिला की जानकारी ली, देश की जानकारी। सुरेश कश्यप जी, थोड़ा वक्त का तकाजा है। एक सवाल है, एक बहुत अच्छी योजना जो मुझे भी बहुत अच्छी लगी थी किसानों को लेकर, किसान सम्मान निधि जो केंद्र सरकार ने शुरू की और उसकी तारीफ भी खूब हुई, लेकिन आज के दौर में थोड़ा किसान नाराज जैसे लग रहे हैं कृषि कानून, 3 कृषि कानूनों को लेकर। इनको मनाना भी एक बड़ी चुनौती होगी आने वाले वक्त में। नहीं, देखिए मैं एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता, जो कृषि सुधार कानून इस देश में लागू, पहली बात तो मैं जिसका आपने जिक्र किया, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि पहली बार किसानों के बारे में अगर किसी ने सोचा, माननीय मोदी जी ने सोचा। 6,000 रुपया प्रति वर्ष किसानों के खाते में खाद, बीज और दवाइयां खरीदने के लिए। किसानों के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इस देश में लागू की। सॉइल टेस्टिंग किसानों के लिए पूरे देश भर में लागू की गई। और यही नहीं है, नीम कोटेड यूरिया जिसकी कमी रहती थी, किसानों को जो है आज पर्याप्त मात्रा में मिल रही है। और हर संभव में प्रयास किया कि देश के किसान जो अन्नदाता है उनकी भी आर्थिक स्थिति में सुधार हो। और जो 3 कृषि सुधार कानून देश में लागू किए गए, मैं कहना चाहूंगा कि देश की किसानों की माली हालत में सुधार करने के, आर्थिक में सुधार करने के लिए एक बहुत बड़ा प्रयास किया गया। जहाँ तक तीनों कानून है, किसी प्रकार से किसानों का हित उसमें नहीं है। जो किसानों के मन में शंकाएं थी, सारी शंकाओं को केंद्र सरकार ने उनको दूर किया है। एमएसपी की बात हम करें, एमएसपी जो इसी प्रकार से जारी रहेगी। बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय जो हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी ने इस बात को कहा। और जिस प्रकार से किसानों के लिए स्वतंत्रता दी गई कि वो अपनी फसल को कृषि मंडियों में देते हैं, ओपन मार्केट में देते हैं, उनके लिए स्वतंत्रता है। जहाँ उनको ज्यादा दाम मिले वहां पर उनको देते हैं। और यही नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर जिस प्रकार का भ्रम जो विपक्ष के लोग और कांग्रेस पार्टी के लोग फैलाने का प्रयास कर रहे थे, समय समय पर उनको दूर करने का प्रयास किया गया। लेकिन दुर्भाग्यवश आज कुछ राजनीतिक पार्टियां किसानों को लेकर राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि चंद राज्यों के किसान, 1-2 राज्यों के किसानों को छोड़कर देश भर के किसान जो है आज भी कृषि सुधार कानूनों का जो है समर्थन कर रहे हैं। और हमने इस बात को स्वयं भी देखा, देश भर के किसानों को एमएसपी के तहत अगर सबसे ज्यादा खरीदी हुई है तो आज के समय में ये जो 3 कानून आए, इसके बाद जो है एक रिकॉर्ड खरीद एमएसपी के तहत जो देश भर में हुई है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा असर कृषि कानूनों का हिमाचल प्रदेश में, जो किसान आंदोलन का बहुत ज्यादा असर हिमाचल प्रदेश में नहीं हुआ। कृषि कानून जो 3 कृषि सुधार कानून हिमाचल प्रदेश में लागू है, हिमाचल प्रदेश के किसानों के हक में भी है। और हिमाचल प्रदेश के किसानों ने इसके लिए केंद्र सरकार का आभार भी प्रकट किया है। निश्चित रूप से आने वाले समय में इन कृषि सुधार कानूनों से देश के किसानों की स्थिति बदलेगी। उनके आर्थिक रूप से हमारा किसान जो कि अन्नदाता है, जीवनदाता है, उनकी आर्थिकी में सुधार होगा। और हमारे देश का कानून जो है, बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं। उम्मीद पर दुनिया कायम है सर, उम्मीद पर दुनिया कायम है। और बहुत जल्दी बहुत अच्छी चीजें हों, बहुत अच्छा है। 7 साल हो गए, उसके लिए बहुत बधाई एक बार फिर से आपको। आपने वक्त निकाला, हमारे साथ हमारे सवालों के जवाब दिए, जनता के सवालों के जवाब दिए, उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुरेश कश्यप जी, सांसद शिमला और हिमाचल प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हमारे साथ थे और बड़ी बेबाकी के साथ उन्होंने सवालों के जवाब दिए हैं, क्योंकि बीजेपी के केंद्र में 7 साल पूरे हुए हैं।